बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप उसामा गाजी यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। इसराइल की तारीख़ का सबसे ज़्यादा बेइज्जत होने वाला वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू है। 12 साल मुसलसल इक़्तिदार में रहा और आखिरकार जलील होकर इसको निकाला गया, जिस तरह कहते हैं ना किसी को धक्के देकर निकालना, उस तरह। और इसका अपना ही वज़ीर जो इसके नीचे काम करता रहा वही वज़ीर आज़म बन गया। ये कितनी इसके लिए बेइज्जती की बात थी। और अगर ये कहा जाए कि इसको मजलूमों की आहें लगी हैं, बद्दुआएं लगी हैं, तो गलत नहीं होगा। अभी तो ये आगाज़ है। आगाज़ इसलिए कि एक और भी इस तरह का वज़ीर आज़म था इसराइल का, और उसका नाम था एरियल शरोन। ये एरियल शरोन इतना ज़्यादा जालिम था कि इसको बुचर ऑफ बैरूत भी कहा जाता था, यानी इसको कसाब कहा जाता था। इसने इस तरह से निहत्ते मजलूम मुसलमानों का, फ़लस्तीनियों का खून बहाया कि इसको कसाई कहा जाने लगा। और ये एरियल शरोन 8 साल ये यानी ज़िंदगी और मौत तो आ चुकी थी इसको, लेकिन इसराइल का कानून था कि वेंटिलेटर से नहीं हटाया जा सकता, वैसे ये मर चुका था। लेकिन आप देखिए कि 8 साल तो इस दुनिया में ही वो ज़िंदगी और मौत के अंदर जो तकलीफ़ है उसी में इसने गुजारे, यानी इसको मौत आकर भी नहीं आई, तो ये उसी में इसकी जान मुसलसल लटकी रही। 8 साल ये आर्मी में रहा था। तो इस तरह से देखिए कि जुल्म का जवाब जो है अल्लाह ताला इस जहान में भी देते हैं, यानी उस अगले अजाब से पहले इस जहान में अजाब दिखाते हैं, अगर कोई समझे तो। आज इसराइल की सूरत हाल क्या है? आज इसराइल तारीख़ में सबसे ज़्यादा बदनाम हो चुका है। राय आमा उसके ख़िलाफ़ हो गई है। अभी चंद दिन पहले मैंने एक वीडियो देखी कि एक 7 साल की बच्ची को उसके स्कूल में जाकर इसराइली फ़ौजी गिरफ्तार कर रहे हैं। 7 साल की बच्ची है, आप सोचिए। और अगर असातिज़ा बीच में आ रहे हैं तो उन पर बंदूकें तान ली जा रही कि तुम्हें गोली मार देंगे। ये चीज़ें फैल रही हैं, सोशल मीडिया का दौर है। और अभी आपने देखा कि किस तरह से जब हमला किया गज़ा पर इसराइल ने और बमबारी की और निहत्ते लोगों को शहीद किया, तो उसके बाद किस तरह से मीडिया में रायमा बनी, अक़वाम मुत्तहिदा तक बात पहुँची। कभी इस तरह से पहले नहीं हुआ, वरना इसराइल को खुली छूट थी, जो मर्जी जितना अरसा करता रहे। लेकिन इतनी ज़्यादा नफरत इसके खिलाफ फैली कि ये खौफज़दा हुआ। फिर जिस तरह से हमास ने मुकाबला किया, पूरी दुनिया के लिए ये एक सरप्राइज़ था और इसराइल तो हिल कर रह गया। और उसके बाद इसीलिए फ़लस्तीनियों ने, हमास ने इसको अपनी फतह करार दिया था। अब बेंजामिन नेतन्याहू चला तो गया, फारिग हो गया। हुआ ये कि इसको हटा दिया गया है और इसकी जगह एक नई मखलूत हुकूमत वजूद में आ गई है। और पिछले ये 2 साल में चौथी दफ़ा हुआ है। इतनी ज़्यादा इंस्टेबिलिटी, इतना ज़्यादा इदम इस्तेहकाम इसराइल की तारीख़ में कभी नहीं रहा। और अब भी लग रहा है कि इसी तरह चलेगा, क्योंकि इतनी ज़्यादा पार्टीज़ की मिलकर हुकूमत है कि बड़ा मुश्किल होगा। और अब बेंजामिन नेतन्याहू जाते हुए जो इसने तकरीर की है, वो एक शिकस्त खुर्दा यूँ समझिए कि एक मगरूर शख्स की तकरीर थी, जिसमें वो कहता है कि मैं फिर आऊँगा। और हमास और हिज़्बुल्लाह और ईरान को उसने मुखातिब करते हुए कहा है कि मैं दोबारा आऊँगा। अब ये इसराइल की तारीख़ का सबसे ज़्यादा अरसे तक रहने वाला वज़ीर आज़म है बेंजामिन नेतन्याहू। इसके ऊपर करप्शन के इल्ज़ामात भी, बहुत से इल्ज़ामात लगे। और अब ये जो हालिया जो ये कह रहे थे जी जंग है, ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, जो कहा गया, जिस तरह से हमला किया गया, उसमें भी इसको नज़र आया कि राय अम्मा के तौर पर शिकस्त हुई। इन्होंने बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स गिराई और वो चीज़ें सामने आईं कि इनके खुद लोगों ने माना, इनके जो फौजी थे उन्होंने माना कि जी हम रोक नहीं पा रहे थे हमास के रॉकेट ट्रैक, इसलिए हमने फ्रस्ट्रेशन में जितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स गिरा दी, जिसमें अल जज़ीरा और AP की जो एसोसिएटेड प्रेस, जो अमेरिका का इदारा है खबर देने वाला, उनकी बिल्डिंग्स भी गिराई गई। दीगर बिल्डिंग्स जो बड़ी बड़ी थी गिरा दी गई, क्योंकि इनको समझ नहीं आ रही थी कि करें तो करें क्या। अब उसी हवाले से इन पर जंगी जराइम का मुकदमा बन रहा है, उसके लिए दरखास्तें चली गई हैं। और ये तो एडमिशन है इनका खुद फौजियों का कि हमने जानबूझ के ऐसी बिल्डिंग्स को, शहरी इमारतों को निशाना बनाया, निहत्ते लोगों को निशाना बनाया। तो इससे भी आगे मामला चलेंगे। और इसराइल इतना ताकतवर होने के बावजूद उसको अब अमेरिका की मदद की पहले से ज़्यादा ज़रूरत है। अभी उन्होंने कहा कि डिफेंस में हमें $1 बिलियन अमेरिका और दे रहा है। तो अमेरिकी इमदाद पैसों में भी इतना अमीर होने के बावजूद इसराइल को कि उसको हर तरह से, राय अम्मा के लिए भी अमेरिकी इमदाद, दुनिया की इमदाद चाहिए और डॉलर्स में भी चाहिए, दिफाई तौर पर भी चाहिए। अंदाज़ा लगाइए कि इतना मजबूत नजर आने वाला इसराइल अंदर से कितना खोखला है। कि न्यूयॉर्क टाइम्स की खबर आ चुकी, उस पर मैंने वीडियो भी बनाई थी कि अब खाना जंगी रुकना बड़ा ही मुश्किल है इसराइल में, क्योंकि इतनी ज़्यादा डिवाइड आ गई है, इतनी ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टीज आ गई हैं और एक दूसरे के इतने खिलाफ हैं। अब भी देखिए कि बेंजामिन नेतन्याहू के घर का घेराव भी किया,
घेराव कर लिया गया और न्यूयॉर्क टाइम्स की खबर जो मैंने आपको दी थी वो भी सही साबित होती नजर आई। अब वहां पर अरब पार्टी जो है वो भी तारीख में पहली दफा इतने ज्यादा वोट लेने में कामयाब हुई है, उसका भी कहा जा रहा है कि देखते हैं कि कितना दबाव होगा। तो लिहाजा अब बीबीसी में भी आप देखिए इतनी बड़ी खबर बनी कि बीबीसी में भी सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली खबर में ये थी, सबसे टॉप पर आपको। इसी तरह से पूरी दुनिया में ये सबसे बड़ी खबर बनी कि बेंजामिन नेतन्याहू 12 साल इख्तिदार में रहने के बाद इतना ताकतवर, तारीख में सबसे ज्यादा अरसे तक रहने वाला वजीर आजम आज हटा दिया गया और कितनी जिल्लत के साथ, रुसवाई के साथ हटाया गया। और अब इतनी कमजोर हुकूमत उसकी जगह आई है कि 2 साल एक वजीर आजम रहेगा और निफ्ताली, और उसके बाद 2 साल एक और आएगा। तो ये निफ्ताली बेनेट है, ये भी कौम परस्त है, दाएं बाजू, ये भी एक्सट्रीमिस्ट है। ये वज़ीर आज़म है, इसने ओहदे का हलफ उठा लिया, हुकूमत की तब्दीली की क़यादत भी की है, और फिर इसके 2 साल के बाद एक और वज़ीर आज़म बन जाएगा क्योंकि बीच में इत्तेहाद है इस वजह से। अब इसराइल की पार्लियामान ने इतवार को नई इत्तेहादी हुकूमत के क़याम की मंजूरी दी और इस तरह बेंजामिन नेतन्याहू के 12 साल इक़्तिदार का अब ख़ात्मा हो गया है। ये सबसे बड़ी खबर बनी हुई है। और अब इसने जब इक़्तिदार छोड़ा है, जो ये नहीं छोड़ना चाहता था, तो उसके बाद निफ्ताली बेनेट आया है और उसने कहा है कि जी वो सियासी तातुल के 2 साल में 4 इंतखाबात में हिस्सा लेने वाली कौम को मुत्तहिद करेंगे। ये उसने कहा जी हम कौम मुत्तहिद करेंगे। अब आप इसी से अंदाज़ा लगाइए कितना इंतशार आ चुका है इसराइल के अंदर कि वो खुद कह रहा है कि जनाब 2 सालों में 4 इंतखाबात हुए हैं और अब इनकी हुकूमत तमाम लोगों के लिए काम करेगी और इसकी तरजीहात तालीम, सेहत और इस्लाहात होंगी। तालीम, सेहत और इस्लाहात। आप सोचिए कि इसराइल में ये बातें हो रही हैं, ये कोई थर्ड वर्ल्ड कंट्री की बात नहीं मैं कह रहा कि जहाँ पर कह रही थी तालीम, सेहत, इस्लाहात की ज़रूरत होगी। वो ये नहीं कह रहे कि हम सफ़ाहस्ती से फ़लस्तीन को मिटा देंगे, ये उनका एजेंडा तो है, मगर अब हालात ये हैं इस वक्त उनका फोकस ज़्यादा हो गया है कि अपने अंदर जो खलफिशार और वो जो इस वक्त अदम इस्तेहकाम है उससे किस तरह निपटा जाए। हत्ता कि ये जो 39 साल निफ्ताली बेनेट है, ये वही शख्स है जिसने पाकिस्तान के शिफा अस्पताल को हमास का हेडक्वार्टर दिखा दिया था। ये वही शख्स है। ये पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कितना इसमें नफ़रत है। बहरहाल, अच्छा, वो निफ्ताली बेनेट ने कहा कि ये गम का दिन नहीं, जमहूरियत में हुकूमत की तब्दीली होती है और बस। वो कह रहे हैं गम का नहीं, यानी इतना वहाँ पर परेशानी है कि बार बार कोई हुकूमत ठहर नहीं पा रही। और इसके साथ साथ ये भी है कि अब एक और निफ्ताली बेनेट जो है वो सितंबर 2023 तक रहेगा वज़ीर आज़म, और फिर 2 सालों की इक़्तिदार यश अतीद के रहनुमा याइर लापिड के हवाले कर दिया जाएगा। याइर लापिड, ये याइर लापिड जो है अब 2 साल अगले फिर ये रहेगा जी वज़ीर आज़म। तो कहाँ स्टेबिलिटी आनी है। और मैं आखिर में एक और चीज़ अर्ज़ कर दूँ कि फ़लस्तीन के सदर महमूद अब्बास ने, उनके तर्जुमान ने कहा है कि ये इसराइल का अंदरूनी मामला है। हमारा मौक़िफ़ हमेशा से वाज़ेह रहा है कि हम चाहते हैं कि 1967 में यरूशलेम की दारुल हुकूमत की हैसियत से सरहदों पर वाक़ फ़लस्तीनी रियासत हो। तो कहते हैं हमारा मुतालबा तो वहीं का वहीं है, इनकी आपस के मामले हैं, आपस के झगड़े हैं और हमारा तो वहीं पर मुतालबा है। तो अब इत्तेहाद की जानिब से अमन बरकरार रखने की कोशिश की जा रही है। आप सोचिए कि अब ये कह रहे हैं कि जनाब हमने माहौल को पुरसुकून रखना है, ये हालात आ गए हैं। वरना ये तो हर वक्त कहते थे कि अभी उड़ाएं फ़लस्तीनियों को मारें। अब वो कह रहे हैं नहीं, हालात इतने ख़राब है कि पहले हमने ज़रा अमन कायम करना है, अपने अंदर भी अमन लेकर आना है। फिर नेतन्याहू ये देखिए कि 5 मरतबा ये ओहदा संभाला उसने, जो एक रिकॉर्ड है। पहली बार 1996 से 99 तक, फिर 2009 से लेकर 2021 तक मुसलसल ये वज़ीर आज़म रहा। और अब नई हुकूमत कैसी होगी इस पर सोचा जा रहा है, क्या करेगी। बस इतना बताया जा रहा है कि जनाब हमने उन चीज़ों पर काम करना है जिन पर इख्तलाफ ना हो, क्योंकि इतनी पार्टियां उन्हें मिलकर ये हुकूमत बनाई है और सिर्फ एक वोट से सिर्फ ये हुकूमत बन सकी है जो नई बनी है। इसी से आप अंदाज़ा लगाइए कि कितनी ज़्यादा कमज़ोर और कितनी मुश्किल में है इस वक्त इसराइल की रियासत अंदरूनी तौर पर। और अब इनको ज़रूरत इस चीज़ की है कि जनाब ये हमने स्टेबलाइजेशन आनी नहीं। इसराइल जिसके पास कोई कमी नहीं और सारी दुनिया में जिस तरह से इन पर लान तान हुई है, उसके बाद अब इनको ख्याल आया कि हमने अपने अंदर किस तरह से बेहतरी लेकर आनी है। अब 120 नशिस्तों में पार्लियामान में सबसे ज़्यादा पार्टी बनकर उभरी थी लिकुद पार्टी, जो बेंजामिन नेतन्याहू की पार्टी थी। उसके बावजूद ये हुकूमत रखने में नाकाम रहा क्योंकि इसको मौजूदा जितनी चाहिए थी तादाद उतने लोग नहीं थे। अब 61 नशिस्तों के लिए 8 ग्रुपों से वाबस्ता मुआहदे पर 2 जून को डेडलाइन खत्म होने से महज आधा घंटा पहले दस्तखत किए थे, जिसने नेतन्याहू की किस्मत पर मौसर तरीके से मोहर लगाई। अब देखिए कि 61 नशिस्तों के साथ अंदाज़ा लगाइए कि 8 ग्रुप मिले हैं, 8
ग्रुपों में ये माहदा हुआ, फिर जाके 61 नशिस्तें पूरी हुई और फिर ये इक़्तिदार में नई एक मखलूत हुकूमत बन सकी है। तो बहरहाल बात यह है कि अगर कोई समझे तो निशानियाँ ये हैं कि ज़िल्लत और रुसवाई हर ज़ालिम का मुक़द्दर बनती है, और यहाँ जो है ज़िल्लत और रुसवाई वो कुछ भी नहीं जो आगे सज़ा मिलनी है उसका अगर मुकाबला किया जाए। कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।